नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, राजस्थान में बिजली की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि अब हमारे यहाँ बहुत बिजली जो है सोलर प्लांट से बनने लगी है, लेकिन सोलर में भी अब गड़बड़ियाँ होने शुरू हो गई है। और ये है कि वहाँ पर जो बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, अ, करोड़ मतलब किलोमीटर्स में जो है प्लांट लग रहे हैं, और उसमें बहुत सारे पेड़ जो है काटे जा रहे हैं। ये जो खेजड़ी के पेड़ हैं, खासतौर से अपने जैसलमेर, बाड़मेर और उस साइड में, उसमें खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं और उससे वहाँ का पर्यावरण खराब हो रहा है और लोग उससे परेशान हैं। खेजड़ी के को तो मतलब वहाँ के लोग मतलब पूजते हैं, जैसे हमारे यहाँ पीपल पूजते हैं, उसी तरह से खेजड़ी को वहाँ पर पूजते हैं और उनको काटने की मनाही है एक तरह से, लेकिन वो काटे जा रहे हैं। तो इससे भी एक विद्रोह पैदा हो रहा है। हमारे लिग्नाइट का जो कारखाने थे वो भी एक तो पिघल ही गया वो पूरा, उसमें ऑस्ट्रेलिया या अ, इंडोनेशिया के कोयले डालने से, मतलब विदेशी कोयला, उसकी हीट ज़्यादा थी, पता नहीं जो भी, उसकी वजह से वो वर्क नहीं कर पाए और जाम हो गए। तो इस तरह से मतलब हर जगह कोई न कोई समस्या आ ही रही है। लेकिन एक अच्छी बात ये है, अब अच्छी है या बुरी है मैं ये भी नहीं कहता, क्योंकि इसका भी बड़ा विरोध हो रहा है। बांसवाड़ा में आज के दिन ही परमाणु बिजली घर का शिलान्यास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं बांसवाड़ा, अभी तक तो नहीं पहुंचे होंगे। आज पहुंच रहे हैं और वहीं पे वो शिलान्यास करेंगे। और हमारे यहाँ से जो कश्मीर चंडीगढ़ यहाँ से ट्रेन चलने वाली है सीधी, हफ्ते में 2 दिन, उसका भी वहाँ से वो झंडी दिखाएंगे। लेकिन बांसवाड़ा में भी इसका बहुत विरोध हो रहा है, क्योंकि बांसवाड़ा में पहले पहले ताप बिजली घर के लिए जमीनें एक्वायर की थी और फिर ताप बिजली घर लगा नहीं। अब वो ज़मीनें तो आदिवासियों की गई, और अब परमाणु बिजली घर के लिए जो है ज़मीनें ले रहे हैं। तो लोगों में गुस्सा है कि हमारी ज़मीन ही क्यों बार बार छीनी जाती है। इन सब बातों को लेकर के आज हम परमाणु बिजली घर की उपयोगिता और इससे उपजे सवालों पर बात करेंगे। और बात करेंगे, हमारे साथ वाई के बोलिया साहब हैं, जो सुप्रीम इंजीनियर रहे हैं RSCB में, और ये बिजली के संबंध में काफ़ी अच्छी प्रशासनिक और तकनीकी दोनों तरह की अच्छी समझ रखते हैं। तो हम हर बार बुलाते हैं, इस बार भी मैंने कहा आपसे कि ये जो प्लांट नया लग रहा है तो तात्कालिक है, बात भी तो उसी पे बात की जाए। तो मैं बोलिया साहब से निवेदन करूं, उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। कई बार आपके बोलिया साहब के इस पे सुझाव आते हैं वीडियो पे, हम देखते भी हैं और उनका जवाब भी देते ही हैं। बोलिया साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत हमारे मंच पे। मतलब आप तो आपका ही मंच हो गया ये। तो महावीर समता संदेश YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, और आपका आभार कि आप हमारे बुलाने पर पधार जाते हैं और हमारे दर्शकों को सही सही जानकारी जो अखबारों में नहीं मिलती है वो जानकारी आप देने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर स्वागत। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो प्लांट लग रहा है परमाणु ऊर्जा वाला, उससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान है, रेडिएशन वगैरह का भी खतरा बहुत है। यहाँ पर अपने रावत भाटा में भी रेडिएशन के खतरे दिखते हैं, लेकिन यहाँ तो क्या बड़ी नदी है और उसके किनारे ही है शायद,
और यहाँ पे भी माही के किनारे ही लगेगा मिस्र में, लेकिन फिर भी रेडिएशन तो होता ही है। और चेरनोबिल जो प्लांट था रशिया में, और वो जब लीक हो गया था, मतलब वो डैमेज हो गया था, तो कितना नुकसान हुआ था सब लोग जानते हैं। इसी तरह से जापान में सुनामी आने से एटॉमिक पावर की जो हालत ख़राब हुई थी, मतलब उससे लोगों की, वो दर्दनाक स्थिति हमने देखी है। और अब तो जापान वाले कह रहे हैं कि हमें एटॉमिक तो लगाना ही नहीं किसी भी हालत में, परमाणु, मतलब इतना ज़्यादा वो है। और वो हम लोगों को भी मना करते हैं, लेकिन अब हमारी ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि ये जब मनमोहन सिंह जी जब ये पास करा के लाए थे, मतलब उस समय तब ये बहुत बात उठी थी, और जापान ने इसका बहुत विरोध किया था, इस परमाणु ऊर्जा को काम में लेने का। खैर, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे दर्शकों को धन्यवाद हिम्मत रेड साहब। राजस्थान में बिजली की जो स्थिति है, करीब अभी वैसे तो करीब करीब आत्मनिर्भर बोलते हैं, परंतु फिर भी कई बार कोई बिजली का बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो करीब 2,000 से 3,000 मेगावाट तक की कमी आ जाती है कोई भी प्लांट बंद होने से। तो तत्काल कटौतियाँ करनी पड़ती है, या गाँव में तो और ज़्यादा कटौतियाँ होती है, शहरों में कम होती है, पर गाँव में बहुत ज़्यादा कटौतियाँ होती है, उससे जनता को काफ़ी परेशानी होती है। जैसा आपने कहा, सौर ऊर्जा लगातार बढ़ रही है, परंतु उसकी अपनी सीमाएं हैं, सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की। और फिर भी जो बेस लोड है, जो 24 घंटे चाहिए, वो सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा नहीं दे पाती। तो कुछ न कुछ बेस लोड का भी इंतजाम हमेशा रखना पड़ेगा। लगातार सोलर बढ़ रहे हैं, पर ताप बिजली के साथ दिक्कत ये है कि कोयला आपको बहुत दूर, राजस्थान में कोयला बहुत दूर से आता है, फिर और उसका परिवहन लागत भी बहुत लगती है, साथ में रास्ते में कोयले की चीज़ें भी होती है। राजस्थान में लिग्नाइट है ना सर? लिग्नाइट है, लिग्नाइट को बढ़ावा देना चाहिए। कोयला जो अपन झारखंड से या उनकी खानों से लाते हैं, छत्तीसगढ़ की खानों से, बहुत दूर पड़ता है, परिवहन लागत, रास्ते में चीज़ें, फिर प्रदूषण तो ही वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो उसका अपन उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाह रहे। और जो अभी तय हुआ कि साहब 1900 अगले 2030 तक हम थोड़ा प्रदूषण काफ़ी कम करेंगे, और 2047 तक हम जीरो पे ले आएंगे, जो ये तय हुआ है। उसमें ऐसी बिजली भी चाहिए जो पर्यावरण के हिसाब से शुद्ध हो। तो ताप बिजली अगर इस मामले में सही नहीं, कम करना जरूरी है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपनी सीमाएँ हैं। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जल विद्युत, पर वो जहाँ नदियाँ होंगी, जहाँ फॉल मिलेगा वहीं हो सकता है, तो वो ज़्यादा संभव नहीं है। राजस्थान में केवल चंबल है या माही है, दो ही नदियाँ हैं। चंबल पे बना हुए हैं हाइड्रो बिजली भी बने हुए हैं, थर्मल भी वही है, क्योंकि थर्मल में भी पानी चाहिए, परमाणु बिजली में भी पानी चाहिए। तो सबके सब ये नदी या तालाब के बड़े बड़े सरोवर के किनारे ही लगा रहे हैं। इसीलिए राजस्थान में जो परमाणु बिजली घर रावत भाटा में लगा, शुरू में 110 मेगावाट की इकाइयाँ लगी, फिर 220 मेगावाट की इकाइयाँ लगी, फिर वो चलती रही और काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छा। मतलब एक भी घटना कभी वहाँ से कोई रेडिएशन की, लीकेज की ऐसी कभी नहीं आई। उसके बाद टेक्नोलॉजी में उसमें फिर भी खतरा रहता है, तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुधार लगातार हुआ। चेरनोबिल की जो घटना हुई उससे भी उन्होंने सीख ली, उससे टेक्नोलॉजी में और सुधार किया, और कूलेंट वगैरह में चेंज किए। और अभी क्योंकि जब पहले अपने परमाणु रिएक्टर कनाडा से आयात होते थे, टेक्नोलॉजी वहीं से थी। जब बीच में परमाणु विस्फोट किया भारत ने, तो कनाडा ने और टेक्नोलॉजी देने से मना किया। तो भारत के लिए एक तरह से अच्छा था, भारत ने खुद की अपनी तकनीक विकसित करने की कोशिश की। और ये खुशी की बात है कि परमाणु बिजली घर अब भारत में ही पूरा तरह से भारतीय प्रौद्योगिकी से बन रहा है, और विदेश वाले भी मांग रहे हैं उनको
इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है। तो और इसकी क्षमता भी बढ़ी है। अब जो नए टेक्नोलॉजी वाले रिएक्टर्स आ रहे हैं, ये 700 मेगावाट की एक यूनिट होती है। जैसे अभी बांसवाड़ा में जो आज शिलान्यास होने वाला है, वहाँ 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ लगेगी। 2800 मेगावाट एक ही साथ बनेगा। और जो इसमें टेक्नोलॉजी काम मिली है, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चेरनोबिल की दुर्घटना और जो भी दुर्घटनाएं हुई है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनको उनसे वैसी खतरा नहीं आवे, लीकेज का और कूलेंट, वो सब ध्यान में रख के ही इन्होंने बनाया। और जो अपने प्राकृतिक यूरेनियम है उसको काम में लेंगे, जो कूलेंट है वो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम बोलते हैं, वो उसको काम में लेंगे, जो आसपास के वातावरण को पूरा ठंडा रखता है। और उसमें प्रदूषण जो परमाणु विकिरण वाला प्रदूषण है वो फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो बांसवाड़ा में अभी लग रहा है 700 मेगावाट की जो 4 इकाइयाँ हैं, उसमें 10% उनका लोकल ऑक्सिलरी कंजम्पशन बोलते हैं, वो होता है 630 मेगावाट हर इकाई से मिलेगा। और इसमें क्योंकि कई बार बिजली घर लगते हैं राजस्थान में, पर उसकी बिजली बाहर चली जाती है, तो राजस्थान को फ़ायदा नहीं होता। इसलिए इसमें पहले ही रख दिया कि कम से कम 50% तो तत्काल राजस्थान को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 2800 मेगावाट जो लग रहा है, उसमें 1400 मेगावाट तो राजस्थान के आप समझौता भी हो गया कि राजस्थान इससे खरीदेगा, तो मतलब राजस्थान को ही मिलेगी वो 1400 मेगावाट उसमें से। और उसके लिए बड़ी लाइनें जो चाहिए, प्रसारण लाइनें 220 kV 400 kV, वो भी वहाँ से तैयारी चालू हो गई है। इसको बनने में करीब 5 साल लगेंगे, तो 2030-31 तक इससे उत्पादन चालू हो जाएगा। और 2030-31 तक अपने यहाँ करीब 3000 मेगावाट का शॉर्टेज अनुमान लगा रहे थे, तो उसमें से इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अपने बेस लोड की। सोलर तो लगातार बढ़ रहा है और बढ़ेगा, सोलर का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, पर बेस लोड भी चाहिए। सोलर के साथ अब आजकल बैटरी स्टोरेज लेने लगे, उससे 24 उससे भी शाम को सुबह जब सोलर नहीं मिलता तो उससे बैटरी स्टोरेज से बिजली मिल जाएगी। इसके लिए ये भी ध्यान रखा है इन्होंने कि जमीन, ये असल में तो 1980 के आसपास ये प्रस्तावित हुआ था, करीब 45 साल हो गए, परंतु कई कारण आते रहे जो लगातार खिसकता रहा। फिर 2017-18 में वापस ये प्रस्तावित हुआ, और इसकी सब क्लियरेंस वगैरह जो भी चाहिए, परमाणु पर्यावरण की क्लियरेंस भी चाहिए, परमाणु आयोग की क्लियरेंस भी चाहिए, और कई तरह की क्लियरेंस थी, वो सब मिली। और इसके लिए जो ज़मीन एक्वायर हुई उसमें भी ये ध्यान रखना, सरकार ने साफ निर्देश दिए कि इसमें कम से कम आधा तो आप पौधारोपण करोगे, आधा आप पर्यावरण के लिए सुरक्षित रखोगे चारों तरफ, ताकि पर्यावरण सुरक्षा बढ़े और किसी तरह का प्रदूषण नहीं हो। साथ में इसका जो पानी है कूलेंट के बाद, वो भी वहीं लोकली ट्रीट हो, ताकि वो माही बजाज सागर में जो माही नदी का रिजर्वायर है उसमें नहीं जाए। इसके अलावा इसकी बिजली, कोयले की बिजली, लगातार कोयला महंगा हो रहा है, विदेशों से आयात भी करना पड़ता है, उसके कारण फ्यूल सरचार्ज भी जनता पे कई बार लगता है, फिक्स चार्ज के नाम से, वेरिएबल चार्ज भी कोयला महंगा होता लगता है। इसकी बिजली 5 रुपये यूनिट से भी कम पड़ेगी, 4 रुपये 83 पैसे कुछ अनुमान है इनका। और क्योंकि यूरेनियम अपने यहाँ है, कूलेंट सब अपने यहाँ है, विदेशों से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो रेट बढ़ने की भी उसमें कोई आशंका नहीं है कि इसमें रेट बढ़ेगी। कोयला तो क्योंकि लगातार उसकी रेट बढ़ रही है, तो वो अभी कल ही एक सुनवाई थी नियामक आयोग में, विद्युत नियामक आयोग में, 3200 मेगावाट के कोयले की बिजली के लगाने के लिए वो जो प्रस्ताव आया था, उसकी रेट अभी वो 5 साल में पूरा होगा तो 6 रुपये से बढ़ के वो 25 साल के लिए कर रहे थे 15 रुपये तक रेट जा रही थी। तो हमने कहा था इतनी महंगी बिजली क्यों जनता पे ला दे रहे हो, वो भी कोयले की। जब कोयला हमने वो कम करना है, अब नए बिजली घर वो भी 800 मेगावाट के 4 यूनिट की थी, हमने उसका बहुत विरोध किया कि साहब कोयले की बिजली घर मत लाओ। तो उसकी तुलना में ये परमाणु बिजली घर काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि भारत में अपने रावतबाड़ा में जब से लगा है तब से एक भी कोई शिकायत नहीं आई काफ़ी, और उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। और ऐसे ही रिएक्टर रावतबाड़ा में 1-2 इकाई और बड़ी बड़ी लगने वाली थी 700 मेगावाट की, एक वहाँ चालू हो गई है, और दूसरी और वहाँ अभी
अगले साल चालू हो जाएगी। यही ऐसी इकाइयाँ महाराष्ट्र में भी लग रहा है। महाराष्ट्र में भी लग रहा है, ऐसी इकाइयाँ हरियाणा में भी लग रही है, गोरखपुर में, हरियाणा के गोरखपुर में, महाराष्ट्र में भी लग रही है, कई जगह लग रही है ये नई टेक्नोलॉजी की बड़ी इकाइयाँ, जिससे जहाँ अपने संभावना हो। और राजस्थान में क्योंकि बांसवाड़ा में माही बिजली घर पहले ही है जल विद्युत वाला, तो वहाँ ट्रांसमिशन जो प्रसारण लाइन अच्छी वो नेटवर्क भी है, और डाल रहे हैं लगातार, स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसको। बांसवाड़ा में एक थर्मल पावर का भी थर्मल पावर का प्रोजेक्ट जमीन भी एक्वायर की उन्होंने, प्रस्तावित था। और उसका विरोध बहुत हुआ और वो फिर खिसक गया, फिलहाल कुछ नहीं हुआ। तो हमने ये कहा कि अगर वो ज़मीन एक्वायर कर रखी है, ज़मीन ही है और वहाँ ज़्यादा ऐसा जंगल भी नहीं है, तो वहाँ आप सोलर लगा दो उसके बजाय। अगर थर्मल नहीं लगता है तो उसके लिए आप सोलर लगाओ। सोलर में भी आजकल बजाय नीचे प्लेटें लगाने के ग्राउंड पे सोलर ट्री की कंसेप्ट आई है, हाँ। जिसमें ऊपर टावर पे ट्री की जैसे पेड़ की शाखाएं होती है उस तरह सोलर प्लेटें लगती है, तो उसमें नीचे के पेड़ों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और सौर ऊर्जा खेती पूरी भी हो सकती है। नीचे खेती भी हो सकती है, नीचे पेड़ भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोलर ट्री का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और उससे भी अब ये हमने प्रस्ताव दिया है कि जो वह ज़मीन है जब एक्वायर कर ही रखी है, और उन काश्तकारों को भी लाभ मिले जिनकी ज़मीन एक्वायर हुई है। मेरे समझ में कंडीशन ये थी कि रेल नेटवर्क भी आना था वहाँ, नहीं आया, इसलिए वो इस माने को कोयला ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन रतलाम से वहाँ तक रेल ट्रैक डालना था, वो हुआ नहीं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। और अब जब थर्मल बढ़ाना ही नहीं है तो उस जगह को आप सोलर के लिए काम में ले सकते हो। सोलर में भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सोलर ट्री वाली। आप वो कह रहे हैं ना कि बेस तो वो चाहिए ही, मतलब। और उसके साथ आजकल अभी क्या हुआ है कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि ये 1400 मेगावाट जो है इससे मिल जाएगा, बेस आया, ये बेस बेस 24 घंटे चलेगा। तब भी 1400, मतलब आप कह रहे हैं 3000 कम पड़ेगी, तो हाँ। फिर भी 1400 की कमी रहेगी। अब उसमें क्या है तो कि उसमें ये अगर ताप बिजली घर भी लगता साथ में तो शायद थोड़ा फर्क पड़ जाता। नहीं, यहाँ 2800 के अलावा अगले 5 साल बाद फिर 2800 और लगना, एक इकाई और लगनी है, इतनी बड़ी इकाई और लगेगी। जमीन उसी हिसाब से ली है कि एक इकाई और लग सकेगा, 2800 इंटू 2800, वो 5 साल बाद ही होगा। 5 साल में चालू होगा, तब तक वो अगले की भी संभावना आ जाएगी। और साथ में वहाँ क्योंकि पानी काफ़ी है, तो जो बिजली स्टोर करने के लिए बैटरी स्टोरेज के अलावा एक पंप स्टोरेज भी होता है। अच्छा। पंप स्टोरेज में दिन में जब सौर ऊर्जा मिलती है, पानी को पंप करके ऊपर ले जाते हैं, और शाम को जब सौर ऊर्जा नहीं है तो उस पानी को नीचे लाके वापस बिजली पैदा करते हैं। तो वो क्योंकि माही में हाइडल है ही है, उस पानी से और इकाइयाँ उसमें बढ़ सकती है। तो वो अभी जितने भी सोलर लग रहे हैं उसमें कंडीशन आ रही है तो उसके साथ स्टोरेज जरूरी कर दिया, ताकि सुबह या शाम के जब पीक स्टोरेज टाइम होता है, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्टोरेज वाली बिजली से उसको कमी पूर्ति कर दे, ताकि वो 24 घंटे की बिजली चाहिए वो पूरी हो जाए। इसके अलावा क्योंकि राजस्थान में सौर ऊर्जा का लगातार बढ़ रहा है, किसानों को सारी बिजली दिन में देंगे, तो अभी जो रात को देते हैं, जो किसान परेशान होते हैं वो भी नहीं होंगे, और उनको दिन में आराम से खेती करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग का भी जो बढ़ रहा है, उसमें भी ये रख रहे हैं कि दिन में वो सस्ती बिजली देंगे चार्जिंग के लिए, ताकि आप गाड़ियाँ जो चार्ज करनी हो दिन की बिजली से करो, जब वो भी सोलर लगा दें, ताकि ये कोयले वाली बिजली या गैस वाली बिजली उसमें अपने को नहीं उपयोग करनी पड़े। एक तो सर हमारे यहाँ जो बिजली मिल रही है, बताओ हमको, वो देश में सबसे ज़्यादा महंगी है। उसका क्या कारण है? दूसरा, ये जो प्लांट जो लगेगा पावर परमाणु वाला, ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है? ये भारत सरकार का जो NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो लगा है। भारत सरकार का है, और उसके साथ NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की है। दोनों का जॉइंट है, ये दोनों मिल के लगा। लेकिन मैं ये कह रहा था सर कि पोल्यूशन तो सारा हम भुगतेंगे, और सारे जो भी दिक्कतें होगी वो हम भुगतेंगे, और बिजली जो है आधी ये ले जाएंगे, तो ये तो गड़बड़ है ना सर। इसीलिए और पैसे भी बहुत कम देंगे, मतलब अगर मार्केट रेट से लेते हो तो फिर भी ठीक है, चलो, लेकिन वो तो लेंगे वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उस हिसाब से, तो
हमको दोनों तरफ से नुकसान होगा। नहीं वो जो 5 रुपए की रेट जगह भी आई, हमारी घेर लेंगे और पूरा मिलेगा भी नहीं। जो 5 रुपए की रेट आई है वो उसी रेट पे बाहर भी जाएगी। अभी सोलर जो लग रहा है उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अपने राजस्थान को बहुत कम हिस्सा मिल रहा है, सोलर की बिजली ज़्यादातर बाहर जा रही है। तो हमने इस बार वो ये भी कहा गड़बड़ है। कि वो गलत है। तो हमने कहा जब ज़मीन हमारी राजस्थान की काम आ रही है तो जमीन पहले हमारी, राजस्थान को मिलना चाहिए, पॉल्यूशन हम भुगत रहे हैं। और राजस्थान नहीं ले रहे तो बाहर जावे। तो ये कंडीशन इसमें डलवाई कि पहले राजस्थान को मिलेगी, वो राजस्थान नहीं ले पाएगा तो बाहर जाएगी, बाकी राजस्थान लेगा। ठीक है सर, और कुछ बोलना आप पर? तो ये सारी बातचीत थी परमाणु बिजली घर से जो बिजली पैदा होगी। बहुत विरोध भी वहाँ हो रहा है, मेरे को सूचना है इस बात की कि ज़मीनों के एक्वायरमेंट की भी है और रेडिएशन की भी है, दोनों तरह के विरोध हो रहे हैं वहाँ पर। फिर देखते हैं अब क्या होगा, लेकिन अगर लगता है तो ये हमको एडवांटेज मिल सकते हैं, और डिसएडवांटेज जो है मैंने बताया कि भाई पोल्यूशन वगैरह सब हमको भुगतना पड़ेगा, और बिजली जो है सब बाहर ले जाएंगे, बहुत भारत में ही ले जाएंगे, कोई दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे। तो वो भी एक इशू है, लेकिन तो इसी पॉइंट पे हम इसको समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, उस एरिया में रोजगार बढ़ेगा। उन आदिवासी भाइयों को जो वहाँ जिनकी वहाँ जमीन थी उनको प्राथमिकता मिलेगी, उनको रोजगार भी मिलेगा। इसी पॉइंट पे हम इसको समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, लोगों को बताएं, अपने परिजनों, मित्रों और सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। और अगर ये आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल मावड़ी समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। और बोलिया साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपने आकर के हमारे दर्शकों को सारी बातें बताई कि किस तरह से ये है। लेकिन ये जो आप कह रहे थे ना 47 तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ये तो ख्याली पुलावी है, योजना है। नहीं, ये तो देखिए, मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये इनकी मतलब प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स है उस पर तो बात नहीं करेंगे। 47 पे ले जाएंगे। पहले जब आए थे 14 में तो 14 की बात, 15 की बात, 16 की बात नहीं कर रहे थे, 22 की बात कर रहे थे। 22 में किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, हो ही नहीं। अब वो थोड़ा लंबा टारगेट दे दिया 47 पे। 22 साल मतलब भाई आप 24-25 में क्या होगा, कितना बढ़ेगा, ये तो बताओ। लेकिन वो कुछ नहीं बता रहे। तो ये वैसे ही ये है, 24-25 में हम किस लेवल पर पहुंचेंगे। और जो हमको बार बार ये कहा जाता है कि भाई हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं बिजली में, लेकिन गाँव में तो बिजली मिल ही नहीं रही है अभी भी। 7-8 घंटे 10 घंटे कुल बिजली मिलती है, डोमेस्टिक भी, और ये एग्रीकल्चर तो और भी कम मिलती है। तो ये फिर हमको क्यों ये लप्पेबाजी है कि भाई हम आत्मनिर्भर हो गए। खैर, तो इसी समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।